हाँ, अब बताओ सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन बना या नहीं बना? फर्स्ट क्वेश्चन बन गया है, देखो सब लोग देखो, सिर्फ एक से बात नहीं हो रहा, तीन। हाँ, क्या किया उसमें बताओ? तुम लोग के पास में था साइन ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, और तुमको क्वेश्चन में फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ टेन एक्स अपॉन टेन वाई। किस तरह से होता है ये क्वेश्चन बताओ? ये तुम लोग का टेस्ट 3 था ना, ये थर्ड पेपर था, थर्ड पेपर था ना। क्या करेगा इसमें तुम, क्या करेगा? कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा लो ना, ये क्या बोल रहा है तुम, कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाओ इसके अंदर में। लेट अस कंसीडर दैट दिस वैल्यू इज ए, दिस वैल्यू इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। हमने क्लास में डिस्कस किया था कि जब भी ए बाई बी सी बाई डी के इक्वल होता है तो एक प्रॉपर्टी होती है हम लोग के पास में विच इज नोन एज कंपोनेंडो एंड डिविडेंड। तो इसमें ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर ए बाई बी सी बाई डी के इक्वल है तो यू कैन ऑलवेज राइट ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो ये प्रॉपर्टी अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो ये बन जाएगा साइन का एक्स प्लस वाई प्लस साइन का एक्स माइनस वाई होल अपॉन में साइन का एक्स प्लस वाई माइनस साइन का एक्स माइनस वाई। और ये चीज़ यहाँ पे जब लाओगे तो ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, और ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी। अब प्लस बी माइनस बी कट गया, प्लस ए माइनस ए कट गया, और ये जो वैल्यू तुम यहाँ पे लिख रहा है इसको तुम सॉल्व करना स्टार्ट कर दो तो ये कुछ देर के बाद खुद ही कन्वर्ट हो जाएगा टेन एक्स बाई टेन वाई। और इधर तुम देख लो तुम्हारे पास आ गया है टू ए बाई टू बी, जो कि कट के तुम्हारे आंसर को बना देगा ए बाई बी। पहला ऑप्शन में था ये आंसर, मेरे ख्याल से फर्स्ट का आंसर है तुम्हारा ए। चलो फर्स्ट क्वेश्चन डन है सबका। अब बताओ सेकंड क्वेश्चन में क्या करोगे? सेकंड क्वेश्चन तुम लोग को कह रहा है कोई बात नहीं, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है, उससे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या किए, इसमें तुम्हारा दिया हुआ है ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी, और तुमको फाइंड करना है टेन स्क्वायर एक्स का वैल्यू। ऑप्शंस आर, पहला ऑप्शन है सी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी, दूसरा ऑप्शन है ए माइनस सी अपॉन सी माइनस बी, तीसरा ऑप्शन है सी माइनस ए अपॉन सी माइनस बी, और चौथा ऑप्शन है सी माइनस बी अपॉन सी माइनस। इसका बताओ कैसे करोगे? अबे इसको कैसे करोगे बताओ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन था पेपर का। अच्छा, उससे क्या होगा? अगर यही काम पहले स्टेप में कर ले तो उसके लिए तुमको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, सीधा इसको डिवाइड कर लो कॉस स्क्वायर एक्स इन बोथ साइड्स, इसको कॉस स्क्वायर एक्स इन बोथ साइड से डिवाइड कर लो। इससे क्या होगा तुम देखो, पहला टर्म हो गया ए टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स तुमको वैसे भी चाहिए, अगला में कुछ बचेगा ही नहीं, खाली बी बचेगा, और राइट हैंड साइड में जब डिवाइड करोगे कॉस स्क्वायर एक्स से तो ये बन जाएगा सी सेक स्क्वायर एक्स। अब ए टेन स्क्वायर एक्स हम लोग को चाहिए वैसे भी, बी को रहने देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद तुमको सिर्फ खोलना है और टेन स्क्वायर एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेना है, और जब तुम ऐसा करने जाएगा तो तुम्हारे पास में आएगा ए टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी, और ये बन जाएगा सी प्लस सी टेन स्क्वायर एक्स। तो टेन स्क्वायर वाले एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ कर लो और ये सी माइनस बी वहाँ फेंक दो, तो तुम्हारे पास में अगले स्टेप में आंसर आ जाता है टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी, जो कि पहला ही ऑप्शन में अवेलेबल। जो तुम कह रहे हो वो भी गलत नहीं है, तुम उसमें ये कह रहे हो कि हम लोग साइन स्क्वायर एक्स को वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स को भी वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख के कर सकते हैं। हाँ 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 हाँ, वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल से तुमको ज़्यादा जल्दी आंसर तक पहुंचा देगा। तो इसका भी आंसर हो गया तुम्हारा ए। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए हुए हैं, तो एक बार बताओ, वन प्लस आयोटा पूरे के पावर में है 4, और दूसरे ब्रैकेट में है वन प्लस वन बाई आयोटा पूरे के पावर में 4, और इसका वैल्यू तुमको बताना है। ऑप्शंस अवेलेबल आर 12, 2, 8 एंड 16। बताओ कैसे करोगे, एक बार इसका आइडिया देना जरा, कैसे करोगे? ऑप्शंस तो तुम्हारे पास हैं पहले। हाँ
बिल्कुल, ये 1/i जो होता है इसमें हम लोग i4 करेंगे ऊपर वाले को 1 प्लस i4/i, तो ये दोनों कट के आयोटा क्यूब होगा और आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा होता है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, दोनों का पावर 4 है तो दोनों को मिक्स करके लिख दिया, पावर में 4 डाल दिया। अब इसका मतलब है यहाँ पे फॉर्मूला बन गया 1 माइनस आयोटा स्क्वायर पूरे के पावर में 4, और आयोटा स्क्वायर खुद तुम्हारा -1 होता है, तो ये 1 + 1 हो जाएगा 2 की पावर 4, आंसर हो गया 16, बिल्कुल सही आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में तुमको x का वैल्यू दे रखा है 1 प्लस आयोटा, और तुमको फाइंड करना है क्वेश्चन में x टू द पावर ऑफ 6 प्लस x टू द पावर ऑफ 4 प्लस x टू द पावर ऑफ 2 प्लस 1। ऑप्शंस तुम्हारे पास में अवेलेबल है 6 आयोटा -3, दूसरा है -6 आयोटा प्लस 3, तीसरा है -6 आयोटा -3, और चौथा है 6 आयोटा प्लस 3। हाँ, अब ये बताओ ये कैसे करोगे या कैसे किया है, अगर किए हो तो कैसे किए हो ये भी बता दो। इन दोनों में से x की पावर 4 कॉमन ले लोगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये x² + 1 हो गया। हाँ, अब इसमें से 1, ठीक है। अब इसके बाद एक मौका और मिलेगा तुमको कॉमन लेने का, दैट इज x² + 1, तो यहाँ पे बन जाएगा x की पावर 4 + 1। ये हो गया तुम्हारा फाइनल। हाँ हाँ, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2i हो जाएगा आफ्टर ओपनिंग, और उसका स्क्वायर कर देंगे x की पावर 4 के लिए, तो वो कितना हो जाएगा, -4, ठीक है। तो ये बन गया 2 आयोटा + 1 इंटू -4 + 1, तो टोटल हो गया -3 मल्टीप्लाइड विथ 2 आयोटा + 1, मल्टीप्लाई कर लो -6 आयोटा -3। ये तुम्हारा फाइनल आंसर बन रहा है, जो कि अवेलेबल है अपना सी ऑप्शन में आए थे। यस, 4 का आंसर है अपना पास में सी, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन। इसमें तुमको दिया हुआ है P ऑफ n, R इज इक्वल्स टू 2520, और एक और इक्वेशन है C ऑफ n, R इज इक्वल्स टू 21। तुमको क्वेश्चन में फाइंड करना है C n + 1, R + 1। ये है तुम्हारा नेट क्वेश्चन। ऑप्शंस तुम लोगों के पास में है 7, 14, 28 एंड 56। ये बताओ कैसे करोगे। नहीं हो पाया, क्यों? NPR और NCR के बीच में रिलेशन बताया था क्लास के अंदर में, अगर ध्यान हो तो। NPR और NCR को हम लोग कैसे रिलेट करते हैं, याद करो जरा, क्या फॉर्मूला दिया था इस फॉर्मूला के अंदर। हाँ, थोड़ा गलत नहीं हो रहा है? नहीं, NPR का जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल्स टू R फैक्टोरियल इंटू NCR, ये फॉर्मूला अपन ने बताया था, ठीक है। हाँ, तो NPR का वैल्यू तुम्हारे पास में, PNR का मतलब NPR ही होता है, तो वो तुमको दिया हुआ है 2520। R फैक्टोरियल अभी निकालना है, NCR का वैल्यू है 21। इसको काटो ना, तो ये काटो, अभी कितना बन गया देखो, 120 आ रहा है। 120 किस वैल्यू का फैक्टोरियल होता है, जल्दी बताओ। R फैक्टोरियल अगर 120 आ गया है तो किस वैल्यू, 6 या 5? अरे गलत हो रहा है तुम लोग का, R का वैल्यू 5 होगा, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, ठीक है। हाँ, तो R मिल गया तुमको। अब इस R को यूज करके तुम लोग को n तक पहुंचना है। अब ये कैसे करोगे, किसी एक इक्वेशन को पकड़ लो। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारे लिए कौन सा इक्वेशन ईजी है, क्योंकि तुम्हारे पास एक बार, हाँ देखो R की वैल्यू तो तुमको निकालनी पड़ेगी ना, क्योंकि यहाँ पे R+1 और n+1 दोनों चाहिए। चलो तुम R फैक्टोरियल ले लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी तो जरूरत पड़ेगी ना नेक्स्ट स्टेप में। तो अब बताओ इन दोनों में से किसको लेने का फायदा है, क्योंकि तुम्हारे पास R ऑलरेडी आ चुका है। कौन सा वैल्यू लें, NPR को लेके चले या NCR को लेके चले, क्योंकि हम लोग को n निकालेंगे तभी तो जाके आगे खींचेगा ना क्वेश्चन। NPR वाले को चलो ले लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2520, और n फैक्टोरियल हम लोग को पता नहीं है, लेकिन ये हम लोग को पता है 5 आ गया था, तो n माइनस 5 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2520। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2520। अब तुम्हारा काम है यहाँ पे डिसाइड करना कि n की कौन सी वैल्यू लिखें जो कि कंसेक्यूटिवली डिक्रीज होते हुए जा रहा है, और तुम्हारा आंसर आना चाहिए
2520, मतलब तुमको n का एक ऐसा वैल्यू लेना पड़ेगा जिसको मैं n की जगह जैसे ही डालूं तो फिर जैसे जैसे ये वैल्यूज कम होते हुए जाएगा, क्योंकि n है, फिर n-1, n-2, n-3, n-4, तो फाइनली तुम्हारा आंसर आना चाहिए 2520। तो क्या लगता है क्या रहेगा सही, सोचो इसके बारे में। फैक्टराइज कर लें एक बार, इसको काट लेते हैं, 2 के टेबल में कर लो। ये बन गया 1260, फिर 2 में काट लो 630, फिर 2 में काट लो ये तुम्हारा बन जाएगा 315, फिर इसको 3 में काट लो, 3 में काटोगे तो ये बन जाएगा 105, फिर 3 में काट लो 35, फिर 3 में काट 5 7। इसका मतलब है मुझे इसके अंदर में दिख रहा है 9875, 9875, 9875। हाँ बोलो अभी n की वैल्यू क्या रखने पे तुम्हारा ये हो रहा है, देख लो यहाँ पे ये काट कूट के तुम्हारा बन रहा है 9875। तो अगर मैं n को 9 ले लेता हूँ तो पहला टर्म आ गया 9, फिर आ गया 8, फिर आ गया 7, फिर आ गया 5 और एक रह गया 6। तो n के जगह में अगर मैं 9 रखता हूँ तो ये 2520 वाला वैल्यू आ रहा है। तो अपने पास में n का हाँ ये कंसेक्यूटिव टर्म्स को देख लो ना यहाँ पे, अब ध्यान से देखो क्या क्या आया था यहाँ पे। 2520 को हम लोग फैक्टराइज किए तो ये वैल्यू सब आ गया इसके पास में। अब इसकी पॉसिबल पेयरिंग जब बनाओगे तो उसमें तुमको सारा आंसर दिख जाएगा। अब देखो 7 है, ठीक है, 7 6 5 4 3। अब हम लोग यहाँ पे 9 लिख रहे हैं तो बात बन नहीं रही। अगर तुम n के जगह 7 लेते हो तो सोचो क्या होगा। देखो n की वैल्यू 7 है, यहाँ डाल दो, ये 7 हो गया, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तुम बोलोगे सर यहाँ पे कहाँ पे है, तो देखो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। ये रहा 7, ध्यान से देखना। उसके बाद 3 × 2 किया वो दिया 6, ये 5 अकेला है 5, फिर 2 × 2 किया 4 और एक ये 3। तो सबसे मिनिमम जो n की वैल्यू यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 7 से, वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है 6 5 4 3। तो अगर मैं n की जगह यहाँ 7 ले लेता हूँ तो 7, उसके बाद वाला 6, उसके बाद हाँ फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। हाँ तो n का वैल्यू आ गया 7 वैसा करके, और r तुम पहले निकाला हुआ था 5, बस तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व है। उसके बाद यहाँ पे तुमको n+1 और r+1 का वैल्यू पूछा हुआ है, तो तुम्हारे क्वेश्चन में n+1 और r+1 c के साथ में है, तो ये हो जाएगा 8c6। 8c6 का वैल्यू तुम निकाल सकते हो आराम से। क्या बनेगा, 8c2 की इक्विवेलेंट होता है 8 × 7 2 × 1, आंसर तुम्हारा 28 ऑप्शन में कहीं दिख रहा होगा, 28 है ऑप्शन में। कुछ आया समझ में या नहीं आया बताओ पहले। 2520 का जो ब्रेकिंग है वो समझ में आया कैसे किया है। अरे 2520 का ब्रेकिंग पे ही प्रॉब्लम था ना, तुमको ये तो पता चल गया कि यहाँ पे कुछ कंसेक्यूटिव वैल्यूज का प्रोडक्ट को 2520 बनाना है। मैंने क्या किया, 2520 को फैक्टराइज कर दिया। ये फैक्टराइज में फिर से एक बार दिखा देता हूँ, ये मैंने किया था, ये देख लो, ये तुम भी कर सकता है, बड़ी आराम से कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई स्पेशल काम मैंने नहीं किया हुआ, ये कर दिया मैंने। इसके बाद जो फैक्टर्स ढूंढने वाला काम है वो थोड़ा स्पेशल काम है, क्योंकि तुमको यहाँ पे 1 2 3 4 5 वैल्यूज चाहिए कंसेक्यूटिव जिसका प्रोडक्ट होना चाहिए 2520। तो वो मैं कैसे ले रहा हूँ, सबसे बड़ा वैल्यू को बना लिया मैंने n, 7 हो गया, तो अगला वैल्यू होना चाहिए उससे एक कम 6, वो लाने के लिए मैंने ये दोनों को ले लिया। उसके बाद वाला वैल्यू होना चाहिए उससे एक कम, तो 5 होना चाहिए, और एक 5 पूरा का पूरा अवेलेबल है। उसके बाद एक वैल्यू होना चाहिए 4, ये देखो 2 बचा हुआ है वो 4 हो गया, और सबसे आखिरी वैल्यू होना चाहिए 3 हो रहा है यहाँ पे। तो n 7 6 5 4 3, n का वैल्यू हो गया 7। बाकी तुमको क्वेश्चन में c n+1 r+1 निकालना था तो तुम निकाल लिया, यहाँ पे n 7 है r5 है, सॉल्व कर सकते हो आराम से। आया समझ में या नहीं आया। हाँ तो ये फैक्टराइजेशन तुमको सीखना पड़ेगा। अब आ जाओ 6th क्वेश्चन में। 6th क्वेश्चन में तुमको सम पूछा हुआ है 1 - 2 + 3 - 4 + 5 माइनस डॉट 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 अप टू 101, इसका वैल्यू तुमको निकालना है। ऑप्शंस 51 55 110 111, बोलो कैसे करोगे। नहीं करेगा बोल रहा, क्यों। हुआ नहीं, अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। क्या दिख रहा है इसके अंदर में खास, पहले देखने का कोशिश करो, ध्यान से देखोगे तो कुछ ना कुछ दिखेगा तुम लोग को, जो कि तुम लोग अभी देखने का कोशिश नहीं किया। हाँ किसको साथ ले लोगे,
1 3 5 को एक साथ लोगे और 2 4 6 को ऐसे करके लेने का सोच रहे हो। मैं और आसान मेथड तुम लोगों को बता देता हूँ, देखो ध्यान से। देखो मैं बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पे तुमको एक चीज़ देखना चाहिए था जो तुम लोग देखा नहीं। तुम यहाँ पे कोई भी दो टर्म्स को जब लेते हो ना, कंसेक्यूटिव टर्म्स को, तो उसको ऐड करने पे -1 आ रहा है। ध्यान से देखो, 1 - 2 -1 देगा, 3 - 4 -1 देगा, 5 - 6 -1 देगा। अब तुम इस तरह से 100 तक चले जाओ। तो अगर तुम 100 तक जाओगे दो दो का पेयर बना बना के, तो हर जगह से एक एक -1 तुमको मिलते जाएगा और वो सब 50 बार ऐड हो जाएंगे। मतलब -1 -1 -1 ये कितनी बार आ जाएगा? 50 टाइम्स। तो अगर तुम -1 को 50 टाइम्स ऐड कर दिया तो आंसर क्या होगा पहले बताओ? -50। अब जिस टर्म को तुम छोड़ दिया था वो कौन सा है? 101। अब ये 101 इसमें जोड़ दो। अब बताओ आंसर क्या बन गया? सीधा सा बात है, आंसर बन गया 51। इसमें तुमको कोई फॉर्मूला वॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं, ना ही सेपरेट करने की जरूरत है, ना कुछ और करने की जरूरत नहीं। इसके अंदर में सिर्फ तुमको देखना था ये पैटर्न जो कि तुमको दिख गया। अब 1 - 2 -1, 3 - 4 -1, 5 - 6 -1, ऐसे कर करके 100 तक पेयर बन जाएगा, जहाँ से हर जगह से दो दो को ले लेके तुम -1 निकालेगा। तो 50 -1 मिल गया, जिसका सम तुम निकाल लिया -1 को 50 टाइम्स ऐड करके -50। और जो टर्म तुम छोड़ दिया वो 101 था, उसको उसमें ऐड कर दो, आ गया आंसर 51। आया है नहीं समझ में? बताओ एक बार जल्दी से बोलो, क्या हुआ? क्या दिक्कत हो रहा है तो पूछो ना, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम हो रहा है? आ गया समझ में ना? चलो अब आओ सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन तुमको बोलता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 16x + 39 = 0, जिसके दो रूट्स हैं m और n, और साथ में ये भी बता दिया है कि m इज लेस देन n। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि तुम इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके m और n का वैल्यू निकाल लो। इतना तो बता दो कि m और n क्या क्या आएगा इसके अंदर। 3 और 13, उसमें से 3 किसको लेना है और 13 किसको लेना है ये भी बता दो। ठीक है, उसके बाद वो तुमको बोलता है कि P Q R S ये 4 टर्म हैं जिसको तुमको इन दोनों नंबर्स के अंदर में पुट करना है, जिससे कि ये AP बन जाए, जिसमें से M तुमको पता है 3, N तुमको पता है 13। अब तुमको 4 वैल्यूज इसके अंदर में पुट करना है जिससे कि ये AP में कन्वर्ट हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला वैल्यू 5 होगा, फिर 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा। बन गया तुम्हारा सीरीज। और तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे यही पूछ रहा है कि P + Q + R + S की वैल्यू क्या होगी। मतलब तुमको फाइनली क्या करना है? इन सब वैल्यूज को ऐड कर देना। और जब तुम ऐड करेगा, तुम ऐड कर लो यहीं पे, तुम्हारा 32 आंसर बन रहा है। सी इज द ऑप्शन। कहानी खत्म। क्वेश्चन कोई हार्ड वर्ड नहीं था, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। चलो इमेज मैं नहीं बताऊंगा, इमेज का मुझे तुम लोग सिर्फ फॉर्मूला बताएगा कि इमेज निकालने के लिए क्या शॉर्टकट मैंने क्लास में बताया था, क्या होता है फॉर्मूला। कौन बता रहा है बताओ बिना रेफर किए? हाँ एक सेकंड x1 y1 तुम्हारा पॉइंट है, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है ax + by + c = 0। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है अपने पास में। p' इसका इमेज है जिसका कोऑर्डिनेट मैं लिख रहा हूँ h, k। अब बताओ इस इमेज को निकालने के लिए क्या शॉर्टकट मैंने दिया था, बताओ जो भी बोल रहा है बताओ। h - x1/a, ये वाला पॉइंट का x1, ठीक है ना? हाँ आगे प्लस नहीं, इक्वल्स टू होता है बीच में। हाँ बोलो। बाई बी -2 ब्रैकेट में ax1 + by1 + c ब्रैकेट क्लोज अपॉन में a² + b²। तो अगर तुमको ये फॉर्मूला मालूम है तो फिर मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन गलत होने का सिर्फ एक ही कारण हो सकता था कि अगर तुम कैलकुलेशन मिस्टेक कर दो। तो अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, आ जाएगा आंसर। हाँ कोई बात नहीं, जो भी आंसर आ रहा था फॉर्मूला तो यही है। अच्छा अगला क्वेश्चन आ जाओ, 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में तुमको बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल है, इसकी नेमिंग कर देते हैं ABCD। इसके दो अपोजिट वर्टेक्स दिए हुए हैं, सपोज कर लेते हैं A और C को। तो ये दो अपोजिट वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 1,3 एंड 5,1। और वो बोलता है कि जो अदर दो वर्टेक्स हैं दे लाई ऑन दिस लाइन, जिसकी इक्वेशन दे रखी है, BD की इक्वेशन दे रखी है y = 2x + c। अब तुमको बताना है कि ये C क्या होगा। बताओ अभी बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। किया नहीं तो आप पूछ रहा हूँ ना, करो ना, मेरे साथ कर लो, क्या दिक्कत है।
मेरे साथ पढ़ाई नहीं हो सकती क्या? बताओ कैसे करोगे? तुम्हारे पास में दो अपोजिट वर्टेक्स तो हैं, ए और सी के कोऑर्डिनेट हैं, बी और डी के कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं है, उसकी इक्वेशन तुम्हें उसने दे रखी है और पूछता है कि सी क्या होगा, क्या करने पे हो जाएगा। तो याद करो जो जो बताया था मैंने, उसके हिसाब से क्या करने से होगा। चलो अभी नहीं सूझ रहा किसी को भी, रविराज, आराध्या, किसी को भी नहीं समझ में आ रहा। अच्छा एक चीज बताओ, डायगोनल्स जो होते हैं रेक्टेंगल के, क्या वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को? वही तो बोल रहा हूँ ना, बाइसेक्ट का मतलब को क्लियर कर रहा हूँ। इसका मिड पॉइंट निकाल लो सबसे पहले तो, ठीक है? तो इसका मिड पॉइंट आ गया, हाँ बोलो। हाँ, उसको पुट कर देंगे, दैट्स इट। हाँ बस यही करना था, दैट्स इट। तो 5+1/2 किया, 3 आ गया, ये 2 आ गया। अब ये बी डी जो है वो इसी पॉइंट से पास करेगा, तो सीधा यहाँ पुट कर दो, 2 = 6 + c, तो c का वैल्यू आ गया -4। कहानी खत्म, कुछ भी नहीं है, डी ऑप्शन में है ये आंसर। आ गया तुम्हारा आंसर -4, बिल्कुल सही। सिर्फ सी तो निकालना था, और क्या करना था? सी निकालना था। रुको पानी पीने दो। कुछ नहीं, अदर टू वर्टिसेस कोई नहीं निकाल, सी निकालना था। क्वेश्चन पेपर है मेरे पास में, सी निकालना था। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। ऐसा क्वेश्चन हमने खूब सारे किए हुए हैं। हाइपरबोला का इक्वेशन निकालना है जिसमें कंजुगेट एक्सिस का लेंथ बताओ जल्दी से पहले। व्हाट इज द लेंथ? हाँ 2b। 2b का वैल्यू दे रखा है 5 और डिस्टेंस बिटवीन फोकस दिया हुआ है 13। डिस्टेंस बिटवीन फोकस क्या होता है जल्दी बताओ? 2c लिख लो सीधा। अब ये दोनों वैल्यू आ गया, तुमको इक्वेशन निकालना है हाइपरबोला का। अब देखो हाइपरबोला का इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है, जिसमें से एक तुमको ऑलरेडी मिल चुका है, दैट इज द वैल्यू ऑफ बी। अगले स्टेप में बी की वैल्यू निकालूंगा तो 5/2 होगा, b² करूंगा तो 25/4 हो जाएगा, तो वो तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा। अब हम लोग को क्या करना है, 2c 13 दिया हुआ है, c की वैल्यू निकाल लो 13/2, और अपने पास में रिलेशन होता है c = अंडर रूट का a² + b²। तो c का वैल्यू 13/2 लिख दिया, a² अभी निकालना बाकी है, b² में निकाल चुका हूँ 25/4। मारो स्क्वायरिंग, 169/4 = a² + 25/4। खींच के यहाँ ले आओ, 144/4 = a² होगा, जो कि a की वैल्यू को बना देगा 12/2, दैट इज 6। a आ गया 6, a² ही रहने देते हैं, बहुत बढ़िया। तो x², ये 4x²/144 -4y²/25 = 1। अब ये देख लो, तुम्हारे ऑप्शन में थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा इसको, बट फाइनली तुम्हारा आंसर आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, इसके बाद आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो अब बताओ 11वां क्वेश्चन कैसे करोगे। 11वां क्वेश्चन में तुमको बोल रहा है एक सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है। एक सेकेंड रुक जा, लॉन्ग मेथड की जरूरत शायद न पड़े। 2 पॉइंट से पास करता है सर्कल तुम्हारा। पहला पॉइंट है 3, -2, दूसरा पॉइंट है -2, 0, और ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट भी नहीं है। और साथ में एक चीज वो कह रहा है कि इस सर्कल में एंड हैविंग इट्स सेंटर ऑन द लाइन, 2x - y - 3 = 0। मतलब इस सर्कल का जो सेंटर है वो लाई करता है ऑन द लाइन 2x - y - 3 = 0। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका होगा वो ऑप्शन से होगा। पूरा सॉल्व करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, वो लंबा पड़ जाएगा। तुम्हारे पास में ऑप्शंस हैं, तो सबसे पहला काम ये करो कि सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालो। सर्कल के इक्वेशन से सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला तुम लोगों को मैंने बताया हुआ है -g - f, और उस सेंटर को उठा के इस लाइन के अंदर पुट करके देखो, अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर वही वाला इक्वेशन तुम्हारा आंसर होगा। जैसे मैंने इसको टिक कराया था इसका आंसर, तो 11 का आंसर मैंने टिक कराया बी ऑप्शन, और बी ऑप्शन में अपने पास में क्या दिया हुआ है, x² + y² + 3x + 2y + 2 = 0। तो एक बार जल्दी से बताओ कि इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, जल्दी बताओ, इसका सेंटर बताओ जल्दी से। सेंटर बताओ भाई, सेंटर क्या होता है, सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है, जल्दी बताओ। अबे तुम फिर गाली खाएगा। अबे सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है, क्या y² बोल रहा है, सेंटर क्या होता है सर?
माइनस जी माइनस एफ, रेडियस निकालने बैठेगा बेवकूफ। माइनस जी माइनस एफ नहीं होता सेंटर। हाँ, अब यहाँ सेंटर देख के बताओ कितना होगा, कितना होगा सेंटर बताओ। माइनस का 3/2 और माइनस का 6, राइट। अब तुमको क्या करना है, तुमको इन दोनों को इस इक्वेशन में पुट करके चेक करना है, और ये डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा। देख लो अभी चेक करके, 2 इंटू माइनस 3/2 माइनस ऑफ माइनस 6 माइनस 3, 2 से 2 कटा, माइनस 3 प्लस 6 माइनस 3, देखो ये सारा कट गया, जीरो आ रहा है, और कोई भी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। और एक चीज़ और भी कर लेना, ये पॉइंट्स को सेटिस्फाई करके देख लेना, ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई भी कर जाएंगे इसको, तो सीधा सीधा डेफिनेट आंसर हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर। स्टेप नंबर 1, सेंटर निकालना है, सेंटर निकालना है सर्कल के इक्वेशन से, और जो भी सेंटर का कोऑर्डिनेट आएगा वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करेगा, और जैसे ही वो सेटिस्फाई करेगा उस ऑप्शन को टिक मार लेना। और साथ में एक काम और कर लेना कि जो 2 पॉइंट दिया हुआ है उसको सर्कल के इक्वेशन में पुट करके चेक कर लेना कि वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे 3 और -2 है, पुट करके देखो वो सेटिस्फाई कर रहा है उसको, और -2, 0 को भी पुट करोगे तब भी वो उसको सेटिस्फाई करेगा। और फाइंड करने की जरूरत नहीं हो, बहुत टाइम ले लेगा तुम्हारा। अच्छा, अगला क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारा 12वां, लिमिट का क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू a, होल अंडर रूट में है a प्लस 2x, माइनस होल अंडर रूट में है 3x, अपॉन में होल अंडर रूट में है 3a प्लस x माइनस 2 रूट x, और ये वैल्यू इक्वल दिया हुआ है 2√3 अपॉन m के साथ, और तुमको क्वेश्चन में फाइंड करना है m का वैल्यू। अब बताओ ये क्वेश्चन को कैसे करोगे, चलिए करो, अगर नहीं किया तो करो, करो करो करो, मुझे बताओ जरा एक बार डिफरेंशिएशन करने पे क्या आएगा, एक बार जल्दी से बताना। हाँ हाँ, 1/, हाँ, इंटू 2, माइनस, ठीक है, नीचे भी आ जाओ, बोलो। ठीक है, माइनस 1/4 क्यों होगा, ये होगा, ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं नहीं ठीक था, यहाँ तक ठीक था, बस वो 1/4 नहीं बोलना चाहिए था। और इसमें अब तुमको लिमिटिंग वैल्यू x की जगह डालना है a का। अब इसमें जो जो पहले कट रहा है उसको काट लो, देखो जैसे 2 से 2 गया, यहाँ से 2 से 2 गया, अब तुमको x की जगह a सब्सटीट्यूट करना है। x की जगह अगर तुम a सब्सटीट्यूट करेगा सबसे पहले यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन होल अंडर रूट में 3a, ये बन जाएगा -3/2 अंडर रूट में 3a, नीचे आ जाएगा 1/2, 3a प्लस a 4a होता है, तो ये बन जाएगा 1/4 रूट a, और यहाँ पे a डालोगे तो ये आएगा खाली 1/√a, और ये वैल्यू तुमको इक्वल दिया हुआ है 2√3/m के साथ में। अब आगे का कहानी तुमको यही करना है कि इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए तुम क्या करेगा, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो, ऊपर वाले का, ऊपर वाले का एलसीएम बन रहा है 2√3a, इसका मतलब है यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, इसको ऊपर फेंक दो, या फेंकोगे क्या, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, तो ये 4√a का बन रहा है, तो 1 -4√a-3, ये तुम्हारा फाइनल आ गया यहाँ पे 2√3/m। अब तुमको √a से √a उड़ा देना है, यहाँ पे √a था ना एक, हाँ, √a से √a उड़ गया, यहाँ √3 बच गया। अब देखो -1/2 इंटू 4/-3 इज इक्वल्स टू 2√3/m। √3 एक यहाँ पे और बचा हुआ है, यहाँ पे एक √3 है। अब माइनस से माइनस गया तुम्हारे पास में, ये 2 से 2 गया तो बचा 2/3√3 इज इक्वल्स टू 2√3/m। अब यहाँ से सॉल्व कर लो, 2m का वैल्यू हो गया 3 इंटू 18 के इक्वल, तो m का वैल्यू आ जाएगा 9 मेरे ख्याल से सी ऑप्शन में। ये क्वेश्चन अगर तुमने खुद से किया होता तो आराम से आ जाता है आंसर, मेरा शायद थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन आया तो फाइनल आंसर वही है, 9 ही आएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज़, ये तुमने आधा क्वेश्चन मेरे साथ ही किया था, बाद में सिर्फ लास्ट स्टेप में मैंने क्वेश्चन को पकड़ लिया था, बाकी तुम लोग कर लिया था पूरा क्वेश्चन इसको। अच्छा, अब आते हैं 13th क्वेश्चन में। 13 मेरे ख्याल से मैंने पहले तुम लोग को बताया हुआ है, इसमें लिमिट दिया हुआ है x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x प्लस 1 पूरे के पावर में 10 प्लस x प्लस 2 पूरे के पावर में 10
इस तरह से ये सीरीज जा रही है x प्लस 100 पूरे के पावर में 10 और अपॉन में है x की पावर में 10 प्लस 10 की पावर में 10। अब बताओ जल्दी से क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, पहले किया हुआ क्वेश्चन है ये, बताओ बोलो क्या किए हो। पहले तो इन्फिनिटी वाले केस में क्या रूल होता है, ऊपर वाले का और नीचे वाले का डिग्री का कंपैरिजन होगा। अब तुम यहाँ पे एक चीज सोचो कि यहाँ पे जो मैक्सिमम x का पावर आएगा खोलने के बाद वो 10 होगा, यहाँ भी x के पावर 10 होगा, सब में x का पावर 10 मिलेगा तुमको, और ये टोटल ब्रैकेट है 100। तो तुम उनके सबके x की पावर 10 वाले वैल्यूज को ऐड करोगे तो जो मैक्सिमम कोफिशिएंट बनेगा x की पावर 10 का वो 100 ही बन जाएगा, बाकी अदर टर्म्स होंगे, उसको हम लोग को जरूरत नहीं है। और नीचे में कुछ करना ही नहीं है, नीचे में तो ऑलरेडी दिया हुआ है x की पावर 10 प्लस 10 की पावर 10। अब तुम सोचो कि जब तुम्हारा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है तो जो ऊपर पॉलिनोमियल होता है और जो नीचे पॉलिनोमियल होता है उसमें तुमको सिर्फ एक काम करना होता है, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होता है उसका कोफिशिएंट को निकालना होता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री टर्म ये है और नीचे में हाईएस्ट डिग्री टर्म ये है, तो इनका जो कोफिशिएंट है रेस्पेक्टिवली अगर देखो तो न्यूमरेटर में है 100 और डिनोमिनेटर में है 1, तो सीधा आंसर आ गया 100/1 दैट इज 100। ये कुछ समझ में आया या नहीं है? हाँ नहीं, सॉल्व तो करना ही नहीं था ना, x टेंड्स टू इन्फिनिटी जब तुम देख ही लिया था क्वेश्चन में तो वो तो सॉल्व करने का मतलब ही नहीं बनता है ना उसके बाद। तो तुमको उसमें सिर्फ हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट देखना होता है। हर ब्रैकेट से x की पावर 10 x की पावर 10 ऐसे निकल रहा है और टोटल 100 ब्रैकेट्स हैं, तो सबको ऐड करते हुए चले जाओ तो 100 x की पावर 10 वाला टर्म तो वैसे ही साइड में हो गया। अब बाकी सब छोटे छोटे टर्म्स हैं उनको साइड करो, उसका जरूरत है भी नहीं, नीचे वाले में कोई चेंज है ही नहीं। क्या बोल रहा है वे, किसका रिजल्ट? एनडीए का रिजल्ट इतनी जल्दी कहाँ से आ जाएगा पे कमीने, तुम फेल हो गया फिर से? क्या है यार, देखो क्या बना है। अरे देखे अभी, अब एक्साइटेड तुम्हारा ध्यान उधर चला गया, अभी अब मेरा भी चला गया है ध्यान। अब देख लो क्या करना है, 13 क्वेश्चन में अटके पड़े हो, चेक कर लो। अब मुझे पता नहीं, तुम लोग का कुछ मालूम नहीं है, अगर जिसका होगा वो तो भेजेगा ही। मैंने तो डीएनडी लगाया हुआ है, पता नहीं आया होगा कुछ बच्चा लोग का, तो क्लियर तो होगा, पेपर इजी है। क्या करोगे, रिजल्ट चेक करोगे? करो, चेक कर लो क्या हो गया, चेक कर लो, चेक करके मुझे बताना, कोई ऐसा दिक्कत वाला बात नहीं है। अभी रिजल्ट का एक्साइटमेंट हो गया होगा थोड़ा सा, उधर ध्यान चला गया मेरा भी। हाँ थोड़ा देख लो कोई बात नहीं है, हम लोग इसको अभी कर लेंगे, अगली क्लास में कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तुम एक बार देख लो, रिजल्ट आ गया तो चेक कर लो, कोई इशू नहीं है, दिक्कत कुछ नहीं है। जितना हमने किया अभी तक, ठीक है ना, कर लो एक बार, रिजल्ट चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बताओ, चलो।